फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कॉटन और जूट के बारे में। पिछले क्लास में मैंने आपको पढ़ा दिया था इससे पहले के सारे टॉपिक। तो हम पढ़ने जा रहे हैं सम इम्पोर्टेंट फाइबर्स जो एनसीईआरटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम पढ़ेंगे कॉटन और फिर हम पढ़ेंगे जूट। कॉटन क्या होता है? ये सीड के अराउंड ग्रो होता है, इसलिए इसे बोलते हैं सीड फाइबर। और जूट जो होता है, जूट हमें स्टेम से मिलता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं स्टेम फाइबर। स्टेम को क्या बोलते हैं? बार्क, तो इसे बोलते हैं बार्क फाइबर। और बार्क का दूसरा नाम होता है बास्ट, इसलिए इसको बोलते हैं बास्ट फाइबर। तो हम पहले पढ़ेंगे कॉटन के बारे में। कॉटन भी हमें पता है कि कॉटन बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफी फाइबर होता है। कॉटन जो ग्रो होता है वो फ्रूट के अंदर ग्रो होता है। जो कॉटन का फ्रूट होता है वो लेमन के साइज का होता है, कॉटन फ्रूट। इसको बोलते हैं कॉटन बॉल। जब ये कॉटन बॉल मैच्योर हो जाता है और फूट जाता है तब हमें दिखने को मिलती है, जिसके हम यहाँ पर देख सकते हैं, हमें दिखता है क्या? कॉटन फाइबर्स। कॉटन फाइबर्स सीड्स के अराउंड रैप्ड होते हैं, पर जब हम ऊपर से देखते हैं तो हमें सिर्फ कॉटन फाइबर ही दिखता है, सीड नहीं दिखता। जब हम पूरा फील्ड देखते हैं एक बार में ही तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे स्नो गिरी हुई हो, क्योंकि पूरा फील्ड ही कॉटन से कवर्ड होता है। अब हम बात करें इसकी रिक्वायरमेंट्स की, तो कॉटन को ग्रो करने के लिए हमें सिर्फ दो ही चीज रिक्वायर्ड होती है, पहला ब्लैक सॉइल और दूसरा वार्म और मॉइस्चराइज क्लाइमेट। ब्लैक सॉइल मानना है कि जब वॉल्केनो फूटा था, जब महाराष्ट्र गुजरात में, ज्यादातर कहाँ ग्रो होता है कॉटन? महाराष्ट्र में और गुजरात में। जब यहाँ पर वॉल्केनो फूटा था, क्योंकि यहाँ पर वॉल्केनो फूटता ही रहता है, जब वॉल्केनो फूटा था तो लावा सारा बिखर गया था। और जब लावा सूखने के बाद वहां पर की जो सब कुछ जल गया था, लावा सूखने के बाद, तो लावा सूखने के बाद सबको कुछ जलने के बाद क्या हो जाता है? ब्लैक कलर का हो जाता है। तो वहां की सॉइल भी ब्लैक कलर की हो गई थी। तो जो ब्लैक सॉइल है वो बेस्ट होती है कॉटन को ग्रो करने के लिए। और ब्लैक सॉइल गुजरात, महाराष्ट्र, बीच के स्टेट्स में ही पाई जाती है। तो ये जो कॉटन है वो भी महाराष्ट्र और गुजरात के में ही पाया जाता है। प्लस ये इक्वेटोरियल रीजन है, यहाँ पर इक्वेटर पास में पड़ता है, इसलिए यहाँ का एनवायरनमेंट गर्म होता है, प्लस यहाँ पर बारिशें भी आती रहती हैं। तो तीन चीजें हो गई, ब्लैक सॉइल, रेन्स एंड वार्म क्लाइमेट। तो अभी पूरा यहाँ पर हमने प्रोसेस डिस्क्राइब किया है। सबसे पहले तो कॉटन की बॉल में ग्रो होता है, यानी फ्रूट में ग्रो होता है। जब ये मेच्योर होकर बस्ट आउट हो जाता है तो क्या होता है? जो सीड्स होती हैं वो दिखाई देती हैं, पर सीड्स नहीं दिखाई देती हैं, कॉटन फाइबर दिखाई देते हैं, जो कि सीड के ऊपर लिपटे हुए होते हैं। जब हम ऊपर से देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे कि स्नो गिरी हुई हो। जब कॉटन को फिर मशीन्स के थ्रू या फिर हैंड से प्लग कर लिया जाता है। कॉटन फाइबर्स में सीड प्रेजेंट होते हैं, तो सीड तो अब हम कपड़ों में लगा नहीं सकते, तो जो सीड है वो पहले हटाने पड़ते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कॉम्बिंग या गिनिंग। ठीक है, कॉम्बिंग के थ्रू यानी कॉम्ब लेके हम पूरा कॉटन साफ कर देते हैं। ठीक है, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? गिनिंग। कॉटन फाइबर उसको उसके बाद स्पन किया जाता है, क्योंकि अब फाइबर तो हम पहनते नहीं है, हम तो पहनते हैं क्लोथ्स यानी फैब्रिक। ठीक है, तो फैब्रिक बनाने के लिए सबसे पहले हमें फाइबर को यार्न में कन्वर्ट करना होगा, और फाइबर को में कन्वर्ट करने का प्रोसेस होता है स्पिनिंग। कॉटन यार्न्स को फिर फैब्रिक में कन्वर्ट कर दिया जाता है अरेंजमेंट के थ्रू। और किस टाइप की अरेंजमेंट? वीविंग या फिर निटिंग। फिर जब वीविंग और निटिंग के बाद जब कॉटन यार्न कॉटन फैब्रिक में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इस कॉटन फैब्रिक को स्टिच किया जाता है कॉटन के क्लोथ्स बनाने के लिए। अब हम एनिमेशन के थ्रू पढ़ते हैं। पहले तो हम यूजेस देख लेते हैं कि कॉटन के यूजेस क्या क्या हैं। तो पहले तो ये क्लोथ्स बनाने में काम आता है, कर्टन्स बनाने में काम आता है, पिल्लोज बनाने में काम आता है, और मैट्रेसेस यानी कंबल बनाने में काम आता है। उसके बाद ये पूरी एनिमेशन है कॉटन की। तो जब हमारे दिमाग में समर की बात आती है, तो समर में हम कौन से क्लोथ्स प्रेफर करने पहनने प्रेफर करते हैं? कॉटन क्लोथ्स, क्योंकि वो हमारा स्वेट जो है एब्जॉर्ब कर लेता है और वी फील कूल। पर ये कॉटन आता कहाँ से है? कॉटन आता है कॉटन प्लांट से। जब बारिश हो रही हो और क्लाइमेट गर्म हो, प्लस ब्लैक सॉइल हो, तो वहां पर कॉटन ग्रो होता है। कॉटन किसमें ग्रो होता है? कॉटन बोल्स में, जो कि लेमन साइज के फ्रूट्स होते हैं, ये वाले, इनके अंदर कॉटन ग्रो होता है। ऑन मैच्योरिंग, जब ये कॉटन बॉल्स
और मैच्योरिंग, जब ये कॉटन बॉल्स बर्स्ट आउट होते हैं, तब हमें क्या देखने को मिलता है? कॉटन फाइबर। ओके। और ये फील्ड जो पूरा कॉटन से कवर होता है, ऐसा लगता है जैसे कि स्नोफॉल हो रही हो। स्नो कवर्ड फील्ड लगता है। उसके बाद कॉटन बॉल्स को हैंड से प्लग कर लिया जाता है और उनको लार्ज हीप्स बना दिया जाता है। रेक्टेंगुलर पूरे ब्लॉक्स बना दिए जाते हैं कॉटन को प्लग करने के बाद। अब क्या होता है कि अब कॉटन हम यूं तो पहन नहीं सकते सीड्स के समेत, तो हमें सीड्स हटाने होते हैं। सीड्स या तो हैंड से हटाओ, इतनी सारी कॉटन है, इतने सारे सीड्स है, कब तक हम हैंड से हटा पाएंगे? हम यूज करते हैं मशीन। इस मशीन का नाम होता है गिन। गिन से हम फिर सीड्स को हटाते हैं। अब उसके बाद गिनिंग के बाद क्या आता है? स्पिनिंग। क्यों? क्योंकि अब गिनिंग के बाद जब फाइबर एकदम साफ हो गया है, तो फाइबर को नेक्स्ट प्रोसेस में जाना पड़ता है और फाइबर को कन्वर्ट करना होता है यार्न में, और इस प्रोसेस को कहते हैं स्पिनिंग। स्पिनिंग या तो होगी हैंड से या होगी आपकी मशीन से। ट्रेडिशनली किस पे होता था? चरखा पे। पर नाउ मशीन्स आर यूज्ड बिकॉज एवोल्यूशन हो गया, एडवांसमेंट हो गई है, अब हम टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। और वैसे भी हमारी पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है, क्योंकि अगर हम हैंड से करने जाएंगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। जब जब हमारा फैब्रिक नहीं, जब हमारे यार्न्स बन जाते हैं, स्पिनिंग हो चुकी होती है, अब यार्न्स को कन्वर्ट करना होता है फैब्रिक में। यार्न्स को फैब्रिक में कन्वर्ट करने को प्रोसेस को बोलते हैं अरेंजमेंट। और अरेंजमेंट हमारे कोर्स में दो टाइप की है, जो है निटिंग और वीविंग। कॉटन फैब्रिक जब तैयार हो जाता है, उसके बाद उसको स्टिचिंग के लिए भेजा जाता है, ताकि हम अपने मनपसंद साइज की क्लोथ्स, अपने फेवरेट जितने जो भी हमें डिजाइन पसंद है, जो भी आजकल ट्रेंड में चल रहा है, वैसे क्लोथ्स हम स्टिच करवा लेते हैं। उसे बोलते हैं स्टिचिंग। स्टिचिंग के बाद हमारे जो क्लोथ्स है वो बनके तैयार हो जाते हैं और हम पहनने के लिए रेडी है। वो क्लोथ्स मार्केट में सेल आउट होते हैं और हम उनको खरीद के अपने घर ले आते हैं। सेकेंड आता है जूट। जूट भी आपको पता है प्लांट फाइबर होता है और हमें स्टेम से मिलता है। तो जो ये मेरा फ्रेंड है, जूट फ्रेंड, ओके। सो ये है बहुत ही स्ट्रॉन्ग, और ये ग्रोथ इसकी हाइट भी बहुत लंबी होती है, 6 to 10 फीट। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, और स्ट्रॉन्ग होता है इसलिए हम इसको सब मजबूत कामों में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि सैक्स बनाने के लिए, या फिर बैग बनाने के लिए, रोप बनाने के लिए, मैट बनाने के लिए, रेन्स को स्टोर करने के लिए, सारे हैवी सब्सटेंसेस को स्टोर करने के लिए जूट इस्तेमाल होता है। अब हम देखते हैं कि जूट फाइबर हमें जूट प्लांट से मिलता कैसे है। जूट हमें स्टेम से मिलता है और इसलिए हम इसको बास्ट फाइबर भी कहते हैं। वो एलोवियल सॉइल में बहुत अच्छी तरीके से ग्रो होता है, कॉटन के लिए ब्लैक सॉइल और जूट के लिए एलोवियल सॉइल। जूट ग्रो होता है जब हम उसको मॉनसून क्लाइमेट देते हैं, जब हम रेन हो रही होती है, जब बरसात हो रही होती है, तब जूट को ग्रो करने का बेस्ट टाइम होता है। अब जूट ग्रो तो कर दिया है, अब उसको निकालने की बारी भी आएगी। अब इसको काटेंगे कब? जब इसमें फ्लावर्स दिखने लग जाएंगे, तो हम जूट को काट देते हैं। जूट को काटने के बाद जो जितने भी प्लांट्स होते हैं उनको इकट्ठा कर लिया जाता है। अब हमें तो सिर्फ स्टेम से मतलब है। स्टेम से मतलब इसलिए है क्योंकि स्टेम से हमें फाइबर मिलने वाला है। हमें प्लांट से, लीव से और फ्रूट से, फ्लावर से कोई मतलब नहीं है। ठीक है? तो अब फार्मर क्या होता है, ये स्टेम्स को सेपरेट कर लेता है बाकी बचे हुए प्लांट से। पर जो स्टेम्स होती हैं, वो अलग-अलग एक डंडी नहीं होती है। स्टेम सारी एक दूसरे से चिपकी हुई होती हैं। क्यों? क्योंकि एक नेचुरल भगवान ने ग्लू लगा के भेजा है। फेविकॉल नहीं लगाई है हमने। नेचुरल ग्लू है जो इन स्टेम्स को जोड़ के रखती है। अब ऐसी स्टेम्स पे तो काम हो नहीं सकता जो जुड़ी हुई हों। तो हम पहले इनको क्या करते हैं, पानी में भिगो देते हैं काफी टाइम के लिए। 2-3 हफ्ते के लिए हम इनको पानी में भिगो देते हैं। ठीक है? ताकि जो गम है से सेपरेट हो जाए, जो गम है लूज हो जाए, और जो ये बार्क्स हैं, स्टेम्स हैं, सेपरेट हो जाएँ। जब ये बार्क सेपरेट हो जाती हैं, उसके बाद फाइबर्स भी लूज़न हो जाते हैं और अपने आप ही बाहर आने लग जाते हैं, और फार्मर्स इनको हल्के-हल्के हाथ लगा के सेपरेट कर लेता है। अब ये फाइबर एकदम रेडी है बाकी के काम करने के लिए। ये पूरा प्रोसेस है कि पहले हम फाइबर सेपरेट हो गए हैं, अब फाइबर्स को हम कन्वर्ट कर लेंगे यार्न में, यार्न को कन्वर्ट कर लेंगे फैब्रिक में, और फैब्रिक को कन्वर्ट कर लेंगे अपने
पूरे स्टिच करके क्लोथ्स में, मतलब क्लोथ्स तो कोई पहनता नहीं है जूट के, बट जैसे कि सैक्स बनाने हैं, रोप बनाने हैं, तो उस शेप में हम उनको कन्वर्ट कर लेते हैं स्टिच करके। किस किस काम आता है? सैक्स बनाने के, बैग्स बनाने के, मैट्स बनाने के और रोप्स बनाने के, जितने भी हैवी सब्सटेंसेस हैं उनको बनाने के काम आता है जूट। उसके बाद जो जूट है उसको गोल्डन फाइबर कहा जाता है, क्योंकि गोल्डन फाइबर एज द नेम सजेस्ट, गोल्डन यानी गोल्ड कलर, दूसरा गोल्ड यानी महंगा, यानी कि महंगा है, इसकी हाई कैश वैल्यू है, प्लस ये शाइनी ब्राउन कलर का, गोल्डन कलर का होता है। बांग्लादेश लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में, यानी टॉप पोजीशन पे कौन आता है? बांग्लादेश। और इंडिया में जूट कहाँ ग्रो होता है? इंडिया में जूट ग्रो होता है असम में, वेस्ट बंगाल में, बिहार में, जितनी भी ईस्टर्न स्टेट्स है वहां पर जूट ग्रो होता है, क्योंकि वहां पर बारिश अच्छी खासी हो जाती है। उसके बाद जूट फाइबर इज 100% बायोडिग्रेडेबल। अगर आपकी टीचर आपसे पूछे कि जूट फाइबर इको फ्रेंडली क्यों है, तो पहला पॉइंट तो ये कि वो 100% बायोडिग्रेडेबल है, वो कोई भी अपना कण एनवायरमेंट में, सॉइल में नहीं छोड़ता, वो पूरा का पूरा डिकम्पोज हो जाता है। सेकंड, रिसाइक्लेबल है, उसको हम अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हैं। थर्ड, वो 15 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल कर लेता है, यानी हमारी इन्वायरमेंट में से जो गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमारे किसी काम की नहीं होती है, काम की होती है, पर हमारे ह्यूमंस के लिए ऑक्सीजन जितनी इंपॉर्टेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरमेंट को सिर्फ गर्म करती है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे एनवायरमेंट बहुत एक्सेसिव अमाउंट पे हो गई है, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, कितनी 15 टन, ठीक है। और कितनी टन्स ऑक्सीजन रिलीज करता है? 11 टन्स। कितनी सारी ऑक्सीजन रिलीज कर देता है मान ले, और कितनी सारी कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल कर लेता है। प्लस जब हम इस जूट को जलाते हैं तो ये क्या करेगा? ये टॉक्सिक गैसेस जैसे मोनोऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड वो भी नहीं रिलीज करता, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है, और मोनोऑक्साइड रिलीज भी नहीं करता जब इसको जलाया जाए। इसलिए इन 5 पॉइंट्स के कारण जो हमारा जूट है वो इको फ्रेंडली फाइबर है, और इसको हमें ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहिए। अब ये तो बात रही कि फाइबर किस तरह बनेगा जूट से, पर क्या जूट का कोई भी पार्ट एडिबल है, यानी हम खा सकते हैं? जरूर, हम जूट की लीव्स को खा सकते हैं, बट जनरली ये हमारी इंडिया में पॉपुलर नहीं है, ये साउथ अफ्रीका में और मिडिल ईस्ट कंट्रीज में पॉपुलर है। ये पोटेशियम में, विटामिन B6 में, आयरन में, विटामिन ए में, विटामिन सी में रिच होता है, और इसको ड्राइड वेजिटेबल, टी में यूज करके, करी में यूज करके भी इस्तेमाल किया जाता है, ताकि फ्लेवर को इनहांस कर सकें, जैसे हमारे कड़ी पत्ता यूज होता है। उसके बाद उसके बाद हमारे एनसीईआरटी में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो भूजो और पहेली ने पूछे हैं, तो पहले हम पहेली के क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। पहेली wants to know if you have seen any fiber that are made of fiber on the outer covering of coconut, what are these fibers used for? वो पूछ रही है कि कोकोनट में जो फाइबर्स होते हैं, आउटर कवरिंग पे कोकोनट के फाइबर होते हैं, ठीक है, उनको कभी आपने देखा है? और देखा है तो कभी आपने उनको इस्तेमाल होते हुए देखा है, कभी उनको यूज होते हुए देखा है, कभी उनका यूज किया है? तो यस डेफिनेटली, जो कोकोनट के आउटर कवरिंग पे फाइबर मिलते हैं, जैसे कि कॉयर, इसका नाम होता है कॉयर, इस कॉयर को हम यूज करते हैं फ्लोर के मैट्स बनाने के लिए, डोर के मैट्स बनाने के लिए, ब्रशेस बनाने के लिए, और मैट्रेसेस बनाने के लिए। सेकंड क्वेश्चन ये है, Bhujo has seen in the museums items like this one shown here. These were worn by warriors. He wanted to know if these were made of some kind of fiber. तो भूजो ये पूछना चाहता है कि उसने ऐसे कपड़े कुछ म्यूजियम में देखे हैं, शील्ड सी, क्या ये भी फाइबर की बनती है? आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि अगर वॉरियर्स को लड़ाइयों पे, युद्ध पे, वॉर्स पे जाना होता है, अगर हम उनको फाइबर के कपड़े पहना के भेज देंगे, तो जो भी वेपन है, नुकीली चीजें जैसे कि बुलेट्स हो गई या फिर स्वॉर्ड्स हो गई, वो तो इजिली उनके आर पार हो जाएंगी, घुस जाएंगी उनके अंदर, और उनको इंजरी हो जाएगी बहुत ज्यादा, मर भी सकते हैं, डेथ भी हो सकती है। सो क्या हम क्या टेक्निक लगाते हैं कि हम उनको फाइबर का नहीं बनाते हैं, हम उनको मेटल्स का बनाते हैं, स्टील और आयरन से, ताकि जो वेपन है वो इजिली उनके आर पार ना हो जाए और उनको इंजरी ना हो जाए। तो ये तो खत्म होती है जूट और कॉटन की बात। अब हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल की, कि क्लोथ्स कहाँ से चालू हुए, हमें क्लोथ्स कहाँ से डेवलप होते होते इतने फैंसी और इतने अच्छे क्लोथ्स अब हम तैयार कर पाते हैं। तो हिस्ट्री क्या है?
जैसे मैंने आपको शुरू में दिखाया था कि अर्ली मैन है, वो कहता है हमारे पास क्लोथ्स नहीं है, पर ठंड बहुत हो रही है। तो हम क्या करते हैं, हम एनिमल की स्किन को अपने अराउंड ड्रेप कर लेते हैं। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। ये कुछ अर्ली मैन है जो लीव्स और एनिमल स्किन को अपने अराउंड ड्रेप करके ही अपना काम चलाते हैं। बट उसके बाद जब वो धीरे-धीरे सेटल होने लगे, उनके दिमाग में क्या आया, जो डंडियाँ हैं प्लांट्स की, जो स्टेम्स हैं, नहीं स्टेम्स नहीं कहते उनको, लीव्स ट्विग्स कहते हैं, ग्रास कहते हैं, उनको हम एंटेंगल करके अपनी ज़रूरत की चीज़ें बना सकते हैं। उन्होंने पहले सीखा किस तरह ट्विग्स को, ग्रास को बास्केट्स और मैट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। उसके बाद उन्होंने जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ फ़ोटोज़ हैं यहाँ पर ट्विग्स मैट की और ट्विग बास्केट की, जिनको एंटेंगल करके हमने बास्केट और मैट बना लिया है। ये अर्ली मैन ने सबसे पहले सीखा था। उसके बाद उन्होंने दिमाग लगाया कि सिर्फ़ प्लांट का ही नहीं, एनिमल का भी जो फाइबर्स है उनको यूज़ किया जा सकता है। शीप के फाइबर को और वूल के फाइबर को। किस काम के लिए? एनिमल की स्किन पे फैब्रिक बनाने के लिए। फिर उन्होंने धीरे-धीरे फैब्रिक बनाने सीखे एनिमल की स्किन को इस्तेमाल करके। फिर उन्होंने जब वो धीरे-धीरे सिविलाइज़्ड होने लगे, सेटल होने लगे, तो जो उनको कॉटन और फ्लैक्स के बारे में पता चला, जो रिवर गंगा के नियर ग्रो होती थी। फ्लैक्स एक ब्लू कलर का फ्लावर होता है, जिसको हम क्लोथ्स बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो जो गंगा के पास, गंगा रिवर के पास क्या होता था, कॉटन और फ्लैक्स ग्रो होते थे। उनको उनके अर्ली मैन को कॉटन और फ्लैक्स के बारे में पता चला। उसके बाद उस टाइम पे स्टिचिंग तो होती नहीं थी। स्टिचिंग तो अवेलेबल नहीं थी, ना कोई टेलर था, ना कोई मशीन्स थी। स्टिचिंग तो हो नहीं पाती थी, ना उस टाइम पर स्विंग नीडल इन्वेंट थी। तो क्या करते थे वो, जो फैब्रिक जो उन्होंने अभी-अभी बनाना सीखा था, वो अनस्टिच्ड यानी बिना जो स्टिच नहीं होते थे, उन्हीं फैब्रिक्स को अपने ऊपर लपेट लेते थे और ठंड गरम से बचने के लिए। स्विंग नीडल्स उस टाइम पे किस चीज़ की बनती थी? बोन और आइवरी की, क्योंकि उस टाइम पे मेटल-वेटल मतलब इतनी जो हमारी एडवांस सुइयाँ होती हैं, वो अवेलेबल नहीं थी। तो उस टाइम पे किस चीज़ की बनती थी? बोन और आइवरी की। उसके बाद उन्होंने जैसे कि अब स्विंग नीडल्स भी इन्वेंट हो गई, तो उन्होंने स्टिच करने स्टार्ट कर दिए क्लोथ्स को और अब वो स्टिच क्लोथ्स पहनते थे। और अभी भी उनके क्लोथ्स इतने सिविलाइज़्ड नहीं थे, वो वही क्लोथ्स पहनते थे, बार्क के बने हुए, स्टेम के बने हुए, ट्विग्स, लीव्स, एनिमल स्किन के बने हुए क्लोथ्स ही पहनते थे। वो क्या, अब हमारा क्वेश्चन है कि क्या आज भी कोई ऐसा क्लॉथ है जिसे हम फैब्रिक के रूप में इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि हम उनको स्टिच नहीं करते हैं, सिंपल फैब्रिक की तरह ओढ़ते हैं। तो ऐसे कौन से क्लॉथ्स हैं? साड़ी। साड़ी आज भी एक लॉन्ग पीस ऑफ क्लॉथ है, जो स्टिच नहीं है, उसमें टाँके नहीं लगे होते, वो सिंपली ड्रेप होती है। धोती, धोती में भी कोई टाँके नहीं लगे होते, स्टिच नहीं होती, एक सिंपल पीस ऑफ क्लॉथ होता है जिसको लपेट के पहना जाता है। लुंगी और टर्बन भी इस चीज़ के एग्ज़ाम्पल्स हैं, कि वो सिंपल फैब्रिक होता है जिनको लपेटा जाता है, वो उनको स्टिच नहीं किया जाता। अब ये हमारी थ्योरी है, ये तो पूरा एनिमेशन से मैंने आपको बताया था। अब हम इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। पीपल इन एंशिएंट टाइम यूज्ड द बार्क एंड बिग लीव्स ऑफ ट्रीज और एनिमल स्किन एंड फर टू कवर देमसेल्व्स। जब उनको ठंड भी लगती थी, गर्म भी लगती थी, तो क्या करते थे, वो बार्क पहन लेते थे और या फिर लीव्स पहन लेते थे या फिर एनिमल की स्किन को, फर को ड्रेप कर लेते थे। The people settle होने लगे, after they began to settle in agricultural communities, they learned to weave twigs and grass into mats and basket। उनके बाद उन्होंने क्या सीखा, किस तरह twigs को, grass को basket और mat में convert कर सकते हैं। फिर vines, animal fleece और hair were twisted together into long strands। उनके बाद उन्होंने क्या सीखा कि जो animal की fleece है, फर है, उनके हेयर है, उनको भी हम इंटेंगल करके, ट्विस्ट टर्न करके लॉन्ग स्ट्रैंड यानी यार्न्स बना सकते हैं और फिर इन यार्न्स को फैब्रिक में वीव कर दिया जाता था, निटिंग से या फिर वीविंग से इनको उनको फैब्रिक में कन्वर्ट कर दिया जाता था। कॉटन ग्रोन नियर रिवर गंगा एंड फ्लैक्स प्लांट फाइबर्स वर यूज्ड टू मेक फैब्रिक। उनके बाद अभी तक उन्होंने सिर्फ एनिमल के फाइबर्स, हेयर को लेकर फैब्रिक बनाना सीखा था। उसके बाद उन्होंने कॉटन को डिस्कवर कर लिया, फ्लैक्स डिस्कवर कर लिया जो गंगा के नियर ग्रो होती थी और उनसे भी उन्होंने फैब्रिक बनाने सीख लिए। एज़ स्टिचिंग वाज़ नॉट नोन एट दैट टाइम, उस टाइम कोई टेलर नहीं था, कोई भी स्टिचिंग मशीन नहीं थी, तो वो सिंपली फैब्रिक्स जो उन्होंने बनाने सीखे थे, उनको ड्रेप कर लेते थे। बट बाद में जब स्विंग नीडल्स का इन्वेंशन हुआ, किस चीज़ की स्विंग नीडल्स? बोन और आइवरी की। उनके बाद उन्होंने स्टिचिंग करना स्टार्ट कर दिया फैब्रिक्स का, ताकि वो अपने मनपसंद के क्लोथ्स स्टिच करके पहन सकें।
अभी कुछ साइड में 1 मार्क क्वेश्चन है जो छोटा सा लड़का पूछ रहा है, which two fibers were used in ancient Egypt to make fabrics and which were and where were they cultivated? तो ये तो हमारी इंडिया की बात थी जो मैंने अभी आपको बताई। अब एशियंट इजिप्ट में यानी पुराने जमाने में इजिप्ट में कौन से फाइबर यूज होते थे फैब्रिक बनाने के लिए, और यूज होते थे तो कहाँ पाए जाते थे? एशियंट इजिप्ट में कॉटन और फ्लैक्स यूज होते थे, जैसे इंडिया में ना, वैसे कॉटन और फ्लैक्स इजिप्ट में भी यूज होते थे, जो गंगा के पास नहीं, क्योंकि गंगा तो इंडिया में है, जो कि रिवर नाइल के पास ग्रो होते थे, उनको फैब्रिक्स बनाने के लिए यूज किया जाता था। क्वेश्चन 2, नेम 4 क्लोथ्स व्हिच आर इवन टुडे यूज्ड एज अनस्टिच्ड पीस ऑफ फैब्रिक। ये तो वही क्वेश्चन है कि ऐसे ऐसे 4 कपड़ों के नाम बताओ जो आज भी अनस्टिच्ड यानी बिना स्टिच किए पहने जाते हैं। साड़ी, धोती, लुंगी और टर्बन। ठीक है, उसके बाद हमारा चैप्टर खत्म होता है। अब हम करेंगे एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस। एनसीईआरटी में जो हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं उसके हम आंसर्स देंगे। पहला है, क्लासिफाई द फॉलोइंग फाइबर्स एज नेचुरल और सिंथेटिक। नायलॉन, वूल, कॉटन, सिल्क, पॉलिएस्टर, जूट। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इनमें से नेचुरल कौन से हैं? वूल, कॉटन, सिल्क और जूट, जो हमने अभी अभी पढ़े हैं, है ना। जिनके जो वूल किससे मिलता है? एनिमल से। कौन सा? शीप, कैमल, गोट। कॉटन किससे मिलता है? कॉटन के प्लांट से। सिल्क, ककून ऑफ सिल्क वर्म। और जूट, जूट प्लांट से। नायलॉन और पॉलिएस्टर, इस नाम का कोई प्लांट या एनिमल है? नहीं है ना, तो ये हमारे हो गए आर्टिफिशियल। Question 2. State whether the following items statements are true or false. Yarn is made from fibers. Absolutely true. Spinning is a process of making fibers. No. Fibers तो natural होते हैं, या फिर synthetic petrochemicals यानी पेट्रोलियम से बनते हैं। Spinning से थोड़ी fibers बनते हैं। फाइबर्स को हम yarn में कन्वर्ट करते हैं, उस प्रोसेस को स्पिनिंग कहते हैं। स्पिनिंग मतलब ट्विस्ट एंड टर्निंग, और ट्विस्ट एंड टर्न करने की फाइबर तो हमें चाहिए ही। ठीक है, तो फाइबर तो रॉ मटेरियल है, स्पिनिंग उसके बाद होती है, तो ये फॉल्स है। जूट इज आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट। नो, जूट तो जूट प्लांट से मिलता है, कोकोनट से नहीं मिलता है। कोकोनट से क्या मिलता है? कॉयर। सिमिलर टू कोकोनट इज कॉयर, ये फॉल्स है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड फ्रॉम कॉटन इज कॉल्ड गिनिंग। एब्सोल्युटली ट्रू। ठीक है। ई पार्ट, वीविंग ऑफ yarn मेक्स अ पीस ऑफ फैब्रिक। एब्सोल्युटली ट्रू। जब हम yarn को अरेंज करते हैं, और अरेंज में दो प्रोसेस आते हैं, वीविंग और knitting। जब हम yarn को वीव करते हैं, knit करते हैं, तो फैब्रिक बनता है। एफ पार्ट, सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टेम ऑफ प्लांट। नेवर। सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वर्म। जो ककून होता है सिल्क वर्म का, जिसके अंदर सिल्क वर्म रहता है, उसका जो ककून बनाता है, वो जो ककून किससे बनता है? थ्रेड से। उस ककून की थ्रेड को बोलते हैं सिल्क। तो सिल्क जो होता है ककून से मिलता है, सिल्क वॉर्म के, प्लांट से नहीं मिलता, स्टेम से नहीं मिलता। ये एनिमल फाइबर है। पॉलिएस्टर इज अ नेचुरल फाइबर। नो, पॉलिएस्टर नाम का कोई भी हमारा प्लांट या एनिमल नहीं है। ये पेट्रोकेमिकल से बनता है, पीटी पेट्रोकेमिकल्स, और पेट्रोलियम से बनता है, और ये हमारा आर्टिफिशियल फाइबर है, फॉल्स है। थर्ड, fill in the blanks. A part, plant fibers are obtained from dash and dash. Plant fibers are obtained from cotton and jute. यानी जो ये पूछ रहा है कि कौन से फाइबर्स हमारे प्लांट फाइबर्स हैं। कौन से दो फाइबर्स हमारे प्लांट फाइबर्स हैं? कॉटन और जूट। एनिमल फाइबर्स आर डैश एंड डैश। एनिमल फाइबर्स कौन से हैं? सिल्क और वूल। सिल्क वॉर्म, कीड़ा, और कीड़ा तो एनिमल होता है, और वूल यानी हमारे शीप से मिलता है जो, और हमारे गोट, कैमल से मिलता है, ये सारे एनिमल फाइबर है। क्वेश्चन 4, which parts of cotton, from which parts of plant cotton and jute are obtained? Cotton is obtained from seed, okay, and jute is obtained from stem. Cotton is obtained from fruit part of plant. आंसर में फ्रूट लिखा है क्योंकि वो आउटर कवरिंग उसकी जो कॉटन जिसके अंदर ग्रो होता है, वो होता है कॉटन बोल, जो फ्रूट होता है। तो किसके अराउंड ग्रो होता है? सीड के अराउंड। जूट इज obtained from stem of the plant. Name two items that are made from coconut fiber. Coconut fiber से डोर मैट्स, मैट्रेसेस बनती हैं, गनी बैग्स, रोप। ओके। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग yarn फ्रॉम फाइबर। तो yarn किससे बनता है? स्पिनिंग से। तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन आप स्पिनिंग की डेफिनेशन पूछ रहा है। Yarn can be made from fiber from the process of spinning. From the mass of cotton, fibers are drawn and twisted, which bring the fiber together to form yarn. तो आंसर ये कह रहा है कि जब बहुत सारे कॉटन से, मास ऑफ कॉटन में से फाइबर्स को ड्रॉ करते हैं, निकालते हैं, और फिर उनको एक साथ ट्विस्ट करते हैं, इंटैंगल करते हैं। ट्विस्ट और इंटैंगल करने से ये फाइबर्स एक साथ आ जाते हैं, थिक हो जाते हैं,
और फॉर्म करते हैं यार्न को। तो यहाँ पर आपका चैप्टर खत्म होता है, सारे सॉल्यूशंस एनसीईआरटी क्वेश्चंस खत्म होते हैं। सो एक और चैप्टर 3 खत्म हो रहा है। तो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन for further notifications. Thank you and goodbye. All the best.